हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पादपों में श्वसन। और लास्ट क्लास में हमने पादपों में श्वसन जो प्लांट फिजियोलॉजी शुरू की थी, उसमें जो चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर था पादपों में श्वसन, उसकी काफी कुछ बातें हमने पिछली क्लास में कर ली है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को शुरू करना आपको। तो देखिए, आज की जो क्लास है उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्या होता है। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ध्यान से सुनिए, ग्रीक भाषा का शब्द है या ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है जिसमें ग्लाइको, जो ग्लाइको लिखा है, इस ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन। मतलब शर्करा को तोड़ना है, अपघटन करना है शर्करा का। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन। ठीक है, शर्करा का अपघटन करना है। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं या ईएमपी पथ भी करते हैं। अब बात आती है क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज है, ध्यान से सुनना, इसकी जो खोज है वो खोज 3 वैज्ञानिकों ने की। इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की। पहला आता है इम्बडेन, दूसरा आता है मेयरहॉफ, और तीसरा आता है पार्नास। इस वजह से इसको ईएमपी पथ भी करते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन। इसका जो दूसरा नाम है वो ईएमपी पथ भी करते। इसे क्यों करते? क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की, एम्डे, मेयरहॉफ और पार्नास ने। क्लियर है? दूसरी बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है वो कोशिका में कहां होती है? तो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है। कहां होती है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव में होती है। फिर हमने कल बात की थी कि जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के थे। पहला था वायवीय और दूसरा था अवायवीय। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, उसमें जो पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट उनका स्टेप होता है, वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो क्या कह रहा हूं मैं, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, यानी ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन हो, इनका जो पहला पद होता है, पहला स्टेप, पहला पद, वो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया सभी सजीवों में होती है, चाहे कोई भी जीव हो, उन सभी सजीवों के अंदर, सभी जीवों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। दूसरी बात, ग्लाइकोलाइसिस जो हाल ही आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है 11th क्लास के अंदर, उसमें एक रिक्त स्थान था या एक प्रश्न था कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पाइरुविक अम्ल होता है, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। तो क्या होता है कि इस ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण। अभी चक्र बनाकर बताएंगे आपको, पूरा क्लियर, ध्यान से सुनना, ये बेसिक बात है, आपको याद रखनी है। इस ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है? पाइरुविक अम्ल। क्या बनता है भाई? पाइरुविक अम्ल बनता है। ये आपके अभी अभी हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया था। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ये भी याद रखना आपको। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और पाइरुविक अम्ल के अंदर 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में एक ग्लूकोज के अणु से, एक ग्लूकोज अणु से
दो पायरुविक अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? दो पायरुविक अम्ल बनते हैं। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ग्लूकोज में कितने अणु कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो ये भी याद रखना, 6 कार्बन ग्लूकोज में, 3 कार्बन पायरुविक अम्ल में। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की बेसिक बात है। क्लियर है आपको? देखिए वापस, ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा यानी शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी खोज एम्डेन, मेरो, पारनास इन तीनों वैज्ञानिकों ने की थी। इसी कारण इसको शॉर्टकट में ई यानी इम्डेन, एम यानी मेरो, पी यानी पारनास पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है, चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो। उसका जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है, और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया सभी जीवों के अंदर या सभी सजीवों के अंदर होती है। क्लियर? दूसरा हमने बात की कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन और पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। ये अभी आपके अर्धवार्षिक में प्रश्न आया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल। क्लियर है? यहाँ तक आगे चले। अब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किस प्रकार से होती है, कौन कौन से स्टेप आते हैं, ये आपको समझना होगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप इसमें ग्लूकोज से शुरू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, और लास्ट अंतिम उत्पाद आपको पायरुविक अम्ल बनाना है। लेकिन पायरुविक अम्ल कैसे बनता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, उन स्टेप को आपको फॉलो करना है और याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस के हम चक्र की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस की जो चक्र है वो कहां से शुरू होगा? ग्लूकोज से, और अंतिम उत्पाद आपको क्या करना है? पायरुविक अम्ल बनाना है। मतलब ग्लूकोज से शुरू करके पायरुविक अम्ल तक जाना है आपको ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें ग्लूकोज की। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज एक एटीपी अणु के साथ क्रिया करेगा जिसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। मतलब ग्लूकोज एक एटीपी के साथ क्रिया करेगा और एटीपी के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? एडीपी। ठीक है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज एक एटीपी के साथ क्रिया करेगा, एक एडीपी बनेगा, और क्या उत्पाद बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज के साथ एक 6 कार्बन पर फास्फेट जुड़ जाएगा। फास्फेट, ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर एक फास्फेट का अणु जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज किसमें बदल गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इसमें भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। क्लियर है? फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये अपने आइसोमरेज एंजाइम, एक एंजाइम आता है आइसोमरेज, समावयवी एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर है? यहां तक मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले ग्लूकोज एक एटीपी के साथ क्रिया करता है जिससे एक एडीपी बनता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये एक एटीपी के साथ क्रिया करता है जिससे एक एडीपी बनता है, और ये बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। किसमें बदल जाता है? 1,6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदल जाता है। इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में भी कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने 2 एटीपी अणु तो यहीं पर खर्च कर दिए, मतलब पैसों की बर्बादी कर रही है। वापस पैसे कमाने भी तो है, कैसे कमाएंगे वो आगे बताऊंगा। यहाँ पर पैसों का मतलब है एटीपी से। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है आपको? सबसे पहले ग्लूकोज ने एक एटीपी अणु के साथ क्रिया की जिससे एक एडीपी बना और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर पर एक फॉस्फेट अणु जुड़ गया। फिर यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया।
फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक एटीपी के साथ क्रिया करता है जिससे एक एडीपी बनता है और ये बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। क्लियर है यहां तक? फिर आगे चलें तो आगे एक एंजाइम आता है एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम आता है? एल्डोलेज। मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेता हूं, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये दो यौगिकों में बदल जाता है। कौन? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एक बदल जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। किसमें बदल जाता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। ये कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला। क्लियर है यहाँ पर? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये दो चीजों में बदल जाता है। एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ये भी कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला। क्लियर है यहां तक? ठीक है। मैं कह रहा हूं कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो कि 6 कार्बन वाला है, ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-3 कार्बन के दो यौगिकों में बदल जाता है। पहला है एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और एक है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। 1 मिनट। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है। यहां पर जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदलता है तो 2 NADH से 2 NADPH2 में बदल जाएगा। ठीक है। 2 NADP से 2 NADPH2 बन जाएंगे। ठीक है। ये क्या होते हैं? तो देखो ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे ईटीएस में जाकर ये भी ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है। ये भी हमारे लिए पैसे ही एक तरह के ऊर्जा बनाएंगे। ये बनाएंगे कहाँ? ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में ये जाकर अपने ऊर्जा का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब ये जो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये बदल जाता है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। ये सब दो अणु बनेंगे अब इनके। ये भी 2 अणु और ये भी 2 अणु, इसके भी 2 अणु बनेंगे। ठीक है। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है। अब 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल ये वापस यहां पर एक एडीपी अणु, 2 एडीपी अणु अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करेंगे जिससे 2 एटीपी अणु बनेंगे और ये बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। ठीक है। मतलब देखिए हमने यहां पर 2 एटीपी अणु काम में लिए थे, एक यहां पर और एक यहां पर। 2 एटीपी अणु काम में लिए थे, यहां पर वापस 2 एटीपी अणु बन गए। मतलब वापस पैसे आने लग गए। यहां पर हमने खर्च किए, यहां पर वापस आने लग गए। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बदल जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में और 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बदल जाता है 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल में, मतलब पीईपी पाइरुविक अम्ल में। और यहां पर ये 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक अम्ल 2 एडीपी के साथ क्रिया करेगा जिससे 2 एटीपी अणु बन जाएंगे और ये बदल जाता है पाइरुविक अम्ल में। पाइरुविक अम्ल में इसके भी कितने अणु बनेंगे? 2 अणु। मैंने पहले ही कह दिया ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। और कार्बन कितने होंगे इसमें? 3 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन।
इसमें भी 3, इसमें भी 3, और सब में कार्बन 3 होंगे, और इनके अणु कितने होंगे? 2 अणु। ठीक है, 2 अणु इसके, 2 अणु इसके, और 2 अणु पीईपी के, फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल, 2 अणु। ठीक है, ये आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है। ठीक है, क्लियर? एक बार आराम से इसको देखिए, और देखिए हमने 2 एटीपी कहां में लिए थे? 2 यहां पर बन गए और 2 यहां पर बन गए, मतलब कितने एटीपी बने? 4 एटीपी अणु बने। कहां में कितने लिए? 2 एटीपी अणु। तो 4 में से 2 आपको माइनस कर देने हैं, शुद्ध लाभ कितना हुआ? 2 एटीपी अणुओं का, मतलब 2 एटीपी अणुओं का हमें प्रॉफिट होगा यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में। क्लियर है? आराम से एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं वापस आपके सामने इसको रिपीट करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज यही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक बार वापस मेरे साथ हो, हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में हमने सबसे पहले कहा कि जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है उसमें एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनाने हैं आपको, मतलब ग्लूकोज से शुरू करना है और पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद बनाना है ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि अंतिम उत्पाद ही होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन। इसमें शर्करा का अपघटन होता है। इसे ईएमपी पाथवे भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिक एम्डे, मेयरहोफ और पारनास ने की थी, इस वजह से इसे ईएमपी पाथवे भी करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों के अंदर पाया जाता है, चाहे वायवीय शोषण हो चाहे अवायवीय शोषण हो, दोनों का ही जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंदर एक ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला है, सबसे पहले एक एटीपी के साथ क्रिया करेगा, जिससे एक एटीपी बनेगा और ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, मतलब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर एक फास्फेट जुड़ जाएगा, और इसमें भी कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज जो एंजाइम है उसके साथ क्रिया करेगा, जिससे ये अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक एटीपी के साथ क्रिया करता है, जिससे एक एटीपी बनता है, और ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में बदल जाता है। फिर फ्रक्टोज 1,20 फास्फेट एल्डोलेज एंजाइम के साथ क्रिया करता है, जिससे 2 यौगिक बनते हैं, एक 3 कार्बन वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और एक बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड। इन दोनों के अंदर 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना एक एंजाइम आता है हेक्सोमरेज ग्लूकोज 6 फास्फेट से, और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, फिर ये दोनों बन गए यौगिक 3 कार्बन के। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड है, ये 2 NAD के साथ क्रिया करता है, जिससे 2 NADPH2 बनते हैं, और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड में बदल जाता है। इसके भी 2 अणु होते हैं। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड बदल जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। इसके भी 2 अणु होते हैं। यहाँ पर 2 ADP और अकार्बनिक फास्फेट क्रिया करते हैं, जिससे 2 ATP अणु वापस बन जाते हैं, मतलब 2 यहाँ पर हमने जो खर्च किए थे वो वापस यहीं पर पहली बार बन गए, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में ये बदल जाता है। इसके भी कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। कार्बन कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। फिर ये बदल जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में, और 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बदल जाता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल में, और 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल से बन जाता है पायरुविक अम्ल। यहाँ पर भी 2 ATP अणु बनते हैं, मतलब टोटल बने कितने? 4 ATP अणु। टोटल खर्च कितने हुए? 2 ATP अणु। शुद्ध अणु कितने बने? शुद्ध लाभ कितना हुआ? 2 ATP अणुओं का। अब आप कहोगे सर इसका क्या हुआ? NADP का। तो देखिए ये आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS। ये ETS में जाते हैं और वहां पर जाकर ये क्या बनाते हैं? ऊर्जा बनाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।